ये हमारा सॉफ्टवेयर फ्री ट्रायल पे चल रहा है, अगर बंद हो करो रूम फ्री ट्रायल पे चल रहा है। अच्छा बंद हो जाता है अगर वो बंद होता है तो दोबारा स्टार्ट कर। कितनी देर में होता होगा? टाइमिंग नहीं, पूरा लेक्चर भी चल जाता है 10-15 मिनट बाद। ये स्टार्ट। Assalamu alaikum students. Today the topic of our STD is restrictive lung disease and the cancer of the lung. Okay, so we will have the brief overview of the restrictive lung disease and cancer of the lung. अच्छा, आपने पढ़ लिया होगा ये कि जो लंग की डिजीजेज हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और एक है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, आई एम श्योर कि यू नो, ऑब्स्ट्रक्टिव में होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो। ये नाम से जाहिर है ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि OO दैट इज अ न्यूमोनिक, होता क्या है ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो। बाहर जो सांस है वो नहीं जा रहा होता, यानी कि जो एयर है वो एयर वेज से बाहर नहीं निकल रही होती। सो ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो। और अब हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्ट्रिक्टिव। सो रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। ठीक है, ये आपने निमोनिक याद रखना। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो, रेस्ट्रिक्शन के लिए रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, यानी एयर अंदर नहीं आ रही होती। जो पूरा मैकेनिज्म है वो यही है कि एयर अंदर नहीं आएगी। अच्छा, एयर अंदर क्यों नहीं आएगी? इसलिए ये मतलब है कि कोई ऐसी डिजीज है जिसने लंग को एक्सपेंड करने नहीं दिया। जब लंग एक्सपेंड नहीं होगा तो जगह नहीं देगा एयर को अंदर आने के लिए, लिहाजा वो डिजीज दैट इज अ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। सो रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। अब ये हमने बाद में देखना है कि वो अंदर क्यों नहीं आ रही, क्यों चेस्ट एक्सपैंड नहीं हो रही, क्या वजह है। तो अभी तक मैंने जो बात की वो ये है कि हमने लंग डिजीज को दो में डिवाइड किया है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में ये होता है कि एयर बाहर नहीं जा सकती, ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो। रेस्ट्रिक्शन में ये होता है कि एयर अंदर नहीं आ सकती, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। जब एयर अंदर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लंग्स के अंदर ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लंग एक्सपैंड नहीं हो रहा। दी मोस्ट कॉमन इज फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस ऑफ द इंटरस्टिशियम। जो एल्वेलाई के अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है लंग के अंदर, वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है। जब फाइब्रोसिस होगी तो दैट एरिया विल बिकम थिक। ठीक है, लंग का वो एरिया वो थिक हो जाएगा। जब वो थिक हो जाएगा तो वो उसकी कंप्लायंस यानी उसकी इलास्टिसिटी वो कम हो जाएगी, वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब वो एक्सपेंड नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स थिकनेस, तो क्या होगा कि एयर अंदर नहीं आ सकेगी। अंदर जगह बनेगी तो एयर आएगी ना। ठीक है, जब अंदर जगह बन ही नहीं रही तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, वो एयर अंदर नहीं आएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने फाइब्रोसिस की एग्जांपल दी कि फाइब्रोसिस जैसे एग्जांपल है कि कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा कि द वॉल विल बी थिक एंड देयर विल बी नो इनफ्लो ऑफ द एयर। ये इसी तरह बहुत सी डिजीज में क्या होता है कि ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। वो ग्रेनुलोमास बेसिकली क्या करते हैं, वो भी थिकनेस क्रॉस करते हैं, वो भी फाइब्रोसिस क्रॉस करते हैं। ये और एयर अंदर नहीं आ सकती। और इसी तरह कुछ इओसिनोफिलिक डिजीज हैं, कुछ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज हैं। तो जो मेन इश्यू है वो है रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। एयर अंदर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मेनली इट इज बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। वॉल थिक हो चुकी होती हैं। रेस्ट्रिक्टिव लंग की जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। जब थिक होती हैं तो वो फैलती नहीं है, कंप्लायंस नहीं होती, लिहाजा एयर अंदर नहीं आ सकती। तो इसकी मल्टीपल एग्जांपल हैं, जैसे जैसे यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें फाइब्रोसिस होती है। अच्छा, एक नॉन स्पेसिफिक निमोनिया होता है, उसमें भी फाइब्रोसिस होती है। फर्क क्या है?
जो यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया है उसके अंदर फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। कुछ एरिया होंगे जिनमें जो बिल्कुल डिजीज फ्री होंगे, कुछ एरिया होंगे जो जिसमें डिजीज होगी यानी फाइब्रोसिस होगी, दरमियान में फाइब्रोब्लास्टिक फोटाई पड़े होंगे, और जिस जहां पे फाइब्रोसिस हुई होगी उसकी हनीकॉम्ब अपीयरेंस हुई होगी, इट विल हैव अ हनीकॉम्ब अपीयरेंस हिस्टोलॉजिकली, ठीक है। और जो नॉन स्पेसिफिक है उसके अंदर भी फाइब्रोसिस होगी लेकिन कोई हनीकॉम्ब अपीयरेंस नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। जो क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजर निमोनिया है उसमें क्या होता है, उसमें भी बेसिकली फाइब्रोसिस है, लेकिन उसमें क्या है कि फाइब्रोसिस इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स, ठीक है, मैसन बॉल्स, वो बड़ी बड़ी बॉल्स की शक्ल में फाइब्रोसिस हुई होती है। इसी तरह कोलेजन वास्कुलर डिजीज है, न्यूमोटोनियोसिस है। न्यूमोटोनियोसिस में क्या होता है कि जो मिनरल डस्ट की इनहेलेशन से जो फाइब्रोसिस होती है, दैट इज नोन एज न्यूमोटोनियोसिस। यानी जो भी फाइब्रोसिस इन द लंग ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल से रिलेटेड जो भी डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, उनकी इनहेलेशन की वजह से फाइब्रोसिस होती है, एंड दैट इज नोन एज न्यूमोटोनियोसिस, जिसमें मोस्ट लाइकली कोला है, कोयला, ठीक है, कोल, सिलिकॉन है, एस्बेस्टॉस है, और बहुत सारी हैं, ठीक है। इसी तरह फिर ड्रग रिलेटेड फाइब्रोसिस है, कुछ डिजीज जिनमें ग्रेनुलोमास बनते हैं, मोस्ट कॉमनली सार्काइडोसिस है, ठीक है। इसी तरह कुछ में ईओसिनोफिलिक रिएक्शन है, कोई स्मोकिंग रिलेटेड है। सो तो मेन पॉइंट इस पूरी डिस्कशन में क्या है, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, यानी एयर अंदर नहीं आ सकती, रेस्ट्रिक्ट हो रही है, एयर अंदर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि लंग एक्सपैंड नहीं हो रहा, लंग उसको जगह ही नहीं दे रहा, ठीक है। अब लंग एक्सपैंड क्यों नहीं हो रहा? एक रीजन ये होती है कि इंटरस्टिशियम जो होता है लंग्स के अंदर, उसकी फाइब्रोसिस हुई होती है, उसकी थिकनेस हुई होती है, वो बहुत ज्यादा थिक होता है। वॉल जब बहुत ज्यादा थिक होगी तो उसकी जो कंप्लायंस है, उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसकी जो फैलने की एबिलिटी है, रिलैक्स होने की एबिलिटी है, वो नहीं रहेगी, वो रिलैक्स नहीं रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो वो क्या करेगा, वो एयर को जगह नहीं देगा, एयर अंदर घुस नहीं सकेगी, उसको जगह नहीं मिल रही, तो एयर अंदर घुसेगी नहीं, तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो, ठीक है। दिस इज अ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। मेनली उनमें होता क्या है, उनमें फाइब्रोसिस होती है। फिर मैंने कहा कि इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे यूजुअल है इंटरस्टिशियल निमोनिया एंड नॉन स्पेसिफिक, दोनों में फर्क ये होता है कि जो यूजुअल होता है उसके अंदर वेरिएबल एरियाज होते हैं, किसी एरिया में फाइब्रोसिस होती है, किसी में नहीं होती, और दरमियान के एरिया में फाइब्रोब्लास्टिक फोटाई पड़े होते हैं। और जो अच्छी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हनीकॉम्ब अपीयरेंस होती है, ठीक है, जबकि नॉन स्पेसिफिक में नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, दिस इज द हनीकॉम्ब अपीयरेंस, ठीक है, ये हनीकॉम्ब अपीयरेंस है। और आप देख रहे हैं दीज आर द फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेटिव एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट है, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस है, ये मेटाजॉइड अपीयरेंस है, और ये हनीकॉम्ब अपीयरेंस है। तो जो नॉन स्पेसिफिक होता है उसके अंदर हनीकॉम्ब अपीयरेंस नहीं मिलती हमें। या इसी तरह ये जो क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजर निमोनिया है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी फाइब्रोसिस हो रही है, लेकिन फाइब्रोसिस इन द फॉर्म ऑफ द बॉल, इसको हम मैसन बॉल बोलते हैं, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट है जिन्होंने ये फॉर्म ली हुई है, और दरमियान में ये बहुत ज्यादा कोलेजन फाइब्रोस यानी कि फाइब्रोसिस है। इसी तरह मैंने कहा था न्यूमोटोनियोसिस, न्यूमोटोनियोसिस क्या होती है, ठीक है, इट इज बेसिकली द डिजीज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ मिनरल डस्ट। आप मिनरल डस्ट आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उसकी वजह से जो डिजीज होगी उसको हम न्यूमोटोनियोसिस बोल देते हैं। उनमें जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो कोल, सिलिकॉन और एस्बेस्टॉस, ये मेन होते हैं जो जो कि लोगों में न्यूमोटोनियोसिस करवाते हैं। कोल की इनहेलेशन, या सिलिका की, या एस्बेस्टॉस, या और फिर इसके आगे रिलेशन है विद द ट्यूमर। अब ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फाइब्रोसिस, ये मैसिव फाइब्रोसिस है, और ये आपको ब्लैक पिगमेंटेशन नजर आ रही है, दैट शोज दिस इज कोल वर्कर न्यूमोटोनियोसिस, ठीक है, कोयले से रिलेटेड है ये। इसी तरह इसके अंदर भी फाइब्रोसिस है, और ये इट हैज जब अगर हम इसे देखेंगे तो बायफ्रिंजेंस अपीयरेंस होगी इसकी, ये सिलिकॉन सिलिकोसिस है। इसी तरह ये एस्बेस्टोसिस है, इसके अंदर भी फाइब्रोसिस है, ठीक है। और ये एस्बेस्टोस बॉडीज है जिनके अंदर बीडिंग एंड नॉब, ये आप देख रहे हैं, बीड्स है और नॉब बनी हुई है, ठीक है, ये एस्बेस्टोस बॉडी है, एस्बेस्टोसिस में होती है। सो जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया। आइडिया आइडिया उसका ये है
कि एयर अंदर नहीं आने देनी। ऑब्स्ट्रक्टिव का आइडिया ये था कि एयर बाहर नहीं जाने देनी, अंदर आ रही है बाहर नहीं जाएगी, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो। ठीक है, इसलिए मैंने ये निमोनिक बनाया ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो, एयर बाहर नहीं जाने देनी। और दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें क्या है, एयर अंदर नहीं आने देनी, रेस्ट्रिक्शन टू इनफ्लो। की वजह क्या होती है, क्योंकि वॉल थिक हुई होती है। क्यों थिक हुई होती है, फाइब्रोसिस की वजह से, ग्रेनुलोमा की वजह से वगैरह वगैरह। वॉल जब थिक हो जाती है तो क्या करती है, वो उसकी उतनी इलास्टिसिटी नहीं रहती, वो उतना एक्सपैंड नहीं हो सकती, उसकी कंप्लायंस नहीं रहती, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। लिहाजा जब वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, स्पेस नहीं बनाएगी, स्पेस नहीं बनाएगी तो एयर अंदर आ नहीं सकेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज द लंग कैंसर। अगर आप मोर्टेलिटी वाइज देखें, it is the most common cause of cancer related death. most common cause कैंसर में दी मोस्ट कॉमन कॉज। वैसे तो मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर प्रोस्टेट होता है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट होता है, लेकिन अगर मोर्टेलिटी देखें तो लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बोथ मेल एंड फीमेल। लंग कैंसर, अगर आप इसे रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है दैट इज स्मोकिंग। जो भी लंग कैंसर है उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग में अब आपको पता है कि इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, और वो कार्सिनोजेंस जो है आगे म्यूटेशंस भी कॉज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज, सो द मोस्ट कॉमन इज स्मोकिंग। सेकंड इज रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, and third is asbestos exposure, but the most common is again smoking, second is radiation, and then asbestos, then there are multiple risk factors others. now हमने कहा कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर रिलेटेड डेथ जो है वो होती है ड्यू टू लंग कैंसर। फिर हमने कहा कि जो लंग कैंसर है इनकी मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, रेडिएशन, एंड देन एस्बेस्टोस एक्सपोजर। फिर हमने कहा इसकी टाइप्स है, मल्टीपल टाइप्स हैं। हमने इन सारी टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक वो है जो कि स्मॉल सेल कार्सिनोमास है, और कुछ वो हैं, ज्यादातर वो हैं जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, ये दो की डिफरेंशिएशन है। एक वो है जिनमें सेल्स आर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, और जो बाकी है, जो मेजॉरिटी है, वो नॉन स्मॉल सेल, यानी सेल्स स्मॉल नहीं होंगे, बड़े बड़े होंगे। अब वो आगे फर्दर किस टाइप के होते हैं, अगर उन्होंने ग्लैंड की फॉर्म में हो तो उनको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। अगर उनके अंदर कैरोटिन पर्ल्स वगैरह मिल जाए और वो स्क्वेमस फॉर्म में हो तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। अगर वो लार्ज सेल्स की फॉर्म में है तो लार्ज सेल कार्सिनोमा, और अगर वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है जैसे कार्सिनॉइड ट्यूमर है तो वो इस फॉर्म है। तो ये सारे नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो हमने कहा कि जो लंग कैंसर है उनको दो में डिवाइड किया है, एक होते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा और दूसरे होते हैं नॉन स्मॉल सेल। मेजॉरिटी इज नॉन स्मॉल सेल, और उसमें भी जो मेजॉरिटी है दैट इज अडीनो, मोस्ट कॉमन इज अडीनो। ठीक, उसके बाद स्क्वेमस, लार्ज सेल एंड कार्सिनॉइड। पैथोजेनेसिस की बात करें तो स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होती है, स्टेप वाइज। जैसे एग्जांपल है, जैसे पहले मेटाप्लेजिया और किसी एरिया में, ठीक है, लेट्स सपोज कीजिए हम बैरेट इसोफेगस की बात करें, या आप सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट द लंग्स, तो लंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें स्टेप वाइज प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले मेटाप्लेजिया होता है, पहला स्टेप, यानी कि जो नॉर्मल एपिथेलियम है वो किसी और एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, मेटाप्लेजिया के बाद वो वहां पे ट्यूमर्स अपीयर होगा, बट दैट विल बी इन सिटू, यानी कि कार्सिनोमा इन सिटू, यानी कि ट्यूमर तो होगा लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, दैट इज कार्सिनोमा इन सिटू। और फिर वो क्रॉस कर जाएगा, देन दैट इज कार्सिनोमा। अब आगे उसकी टाइप्स हैं, माइक्रोसिटिक कार्सिनोमा या मैक्रोसिटिक, एनी हाउ। सो दिस इज द स्टेप वाइज प्रोग्रेशन कि क्या होगा, पहले मेटाप्लेजिया होगा, फिर डिस्प्लेजिया, देन कार्सिनोमा इन सिटू एंड देन कार्सिनोमा। ये स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है। पहले मेटाप्लेजिया हुआ यानी नॉर्मल एपिथेलियम रिप्लेस होगी किसी दूसरे एपिथेलियम से, फिर डिस्प्लेजिया हुआ यानी कि कुछ एरियाज में एटिपिकल सेल्स आ गए, सारे में नहीं, कुछ एरियाज में,
यानी पूरी की पूरी जो एपिथेलियम है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम वो इन्वॉल्व नहीं होगी, उसकी कुछ एरियाज इन्वॉल्व होंगे, एटिपिकल होंगे, तो उसको हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। अगर पूरी की पूरी एपिथेलियम फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम वो एटिपिकल है, लेकिन जो बॉटम है यानी जो बेसल मेम्ब्रेन है वो क्रॉस नहीं हुई, तो हम उसे कार्सिनोमा इन सिटू बोल देते हैं। और अगर वो क्रॉस हो जाए तो फिर हम उसे फुल फ्लेज कार्सिनोमा बोलते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट रिवाइज। सो दिस इज द स्टेप वाइज प्रोग्रेशन इन लाइन कैंसर। देयर आर सर्टेन म्यूटेशंस लाइक देयर इज लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन 3p, उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, p53 की म्यूटेशन होती है, KRAS की एक्टिवेशन होती है, और एडिनोकार्सिनोमा में जैसे EGFR उस रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है। सो दीज आर ऑल इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ द ट्यूमर। आपने याद रखना है कि इस जितने भी लंग कैंसर है उनमें स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होती है। फिर आपने याद रखना है कि जो देयर इज अ लॉस ऑफ जो इस ट्यूमर से जीन जो 3p है उसका लॉस हो जाएगा, p53 की म्यूटेशन है, और उसके अलावा KRAS की म्यूटेशन है, EGFR की एडिनोकार्सिनोमा में म्यूटेशन है। ये सारी म्यूटेशन आपने याद रखना। नाउ हमने कहा कि हमने जो ट्यूमर है उसको दो में डिवाइड किया हुआ है, आइदर दे आर स्मॉल सेल और दे आर नॉन स्मॉल सेल। या तो वो छोटे छोटे सेल हैं या फिर वो थोड़े बड़े सेल हैं। अगर हम छोटे सेलों की बात करें, basically that is from small cell we are actually talking about neuroendocrine cells, जिसको हम कल्चकी सेल्स भी बोलते हैं, कल्चकी सेल्स, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल सेल ट्यूमर इज अ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, क्योंकि ये राइज करता है फ्रॉम द न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स, जिसको हम कल्चकी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये न्यूरोएंडोक्राइन है, इट विल बी हैविंग पुअर डिफरेंशिएशन, पुअर डिफरेंशिएशन, यानी हम इसे ग्रेड 3 बोलेंगे, पुअर डिफरेंशिएशन। अब आपने निमोनिक याद रखने हैं बाय द अल्फाबेट एस। स्मॉल में एस है, सो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, स्मोकिंग, ठीक है, एस। अच्छा, अब स्मोकर्स कौन होते हैं, दे आर मेल, सो मेल प्रीडोमिनेंस है इसमें, मेल के साथ, मेल के अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, एक स्मोकर के अंदर, दूसरा मेल के अंदर, तीसरा एस या सी। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल लोकेशन। अब ये जो ट्यूमर है इट इज लोकेटेड इन द सेंटर, यानी हाइलम, मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स वगैरह वगैरह ये इन्वॉल्व होते हैं। फिर एस यानी सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, सेंसिटिव होता है। एंड देन देयर आर सर्टेन सिंड्रोम्स रिलेटेड टू दिस एस, ठीक है, सिंड्रोम्स है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा एस फॉर स्मोकिंग एंड दे आर डेफिनेटली स्मोकर्स आर मेन। फिर हमने कहा एस या सी सेंट्रल लोकेशन, फिर कहा एस फॉर सेंसिटिविटी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, एंड एस फॉर सर्टेन सिंड्रोम्स। कौन से सिंड्रोम्स हैं, जैसे ACTH, ADH या लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। जैसे ACTH का भरना, दैट लीड्स टू कुशिन सिंड्रोम, ठीक है। कौन से सिंड्रोम है स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, एक है कुशिन सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि स्मॉल सेल के अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा की वजह से ACTH की प्रोडक्शन बढ़ जाती है आउटसाइड द एंडोथ्राइन। एंडोथ्राइन की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम की। इट इज बेसिकली पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, एक तरफ ट्यूमर हुआ है और दूसरी तरफ सिंड्रोम हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ADH की रिलीज हो रही है, ADH या ACTH का रिलीज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इस ट्यूमर की वजह से। ये ट्यूमर सेल्स दे विल प्रोड्यूस ACTH, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी कुशिन सिंड्रोम, और दे विल प्रोड्यूस ADH। उससे क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया, सॉरी हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, क्योंकि ADH के लॉस की वजह से देयर विल बी हाइपरनेट्रीमिया। इसी तरह लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, जिसको माइस्थेनिया भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर ऑटोएंटिबॉडीज बन रही है। तो ये सारे दीज सिंड्रोम्स आर एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा, जिसको हम ऑट सेल भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली एग्रेसिवनेस को शो करता है। सो दे आर इन smokers, in male, in central located, sensitive to both chemo and radio, and there are certain syndromes like ACTH, ADH, Lambert-Eaton syndrome,
और अगर हम पैथोजेनिसिटी की बात करें तो मिथ MYC ओंटोजीन की एम्प्लीफिकेशन होती है, मिथ MYC, ठीक है, उसकी एम्प्लीफिकेशन होती है। बाकी रह गया इसकी प्रोग्नोसिस, तो इट हैज पुअर प्रोग्नोसिस, MYC की एम्प्लीफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग थ्रू इट्स मॉर्फोलॉजी। ग्रॉसली अगर हम देखें तो ये सेंट्रल गेट होता है, सेंट्रल लोकेशन है इसकी अराउंड द हाइलम एंड पेरीहाइलर लिम्फ नोड्स। बाकी ये लोब्यूलेटेड होता है, सॉफ्ट होता है। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपी देखें तो देयर विल बी स्मॉल सेल्स, ठीक है, कैसे सेल्स होंगे? देयर विल बी शीट्स ऑफ राउंड यूनिफॉर्म राउंड फ्यूजिफॉर्म सेल्स विद स्कैंटी साइटोप्लाज्म। ये स्मॉल सेल्स होंगे, राउंड होगा, फ्यूजिफॉर्म और साइटोप्लाज्म बहुत कम होगा, और जो क्रोमैटिन है दैट विल बी ग्रेन्युलर, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको माइटोसिस भी मिलेगी, नेक्रोसिस भी मिलेगी, ठीक है, ये सारे चीजें मिलेंगी, क्रश आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। सो डू यू कैन डायग्नोज इट ऑन माइक्रोस्कोपी, स्मॉल सेल्स। देन देयर इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नाम से जाहिर है कि इसके अंदर इट इज अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसके अंदर केराटिन या नॉन केराटिन फीचर होंगे, या केराटिन होगी या नहीं होगी। पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये अब आपको पता है, डिटेल में नहीं जा रहा। बहरहाल एस स्टैंड्स फॉर स्मोकर्स, तो ये स्मोकर्स में होगा, मेल में होगा। एस या सी यानी सेंट्रल लोकेशन होगी इसकी अराउंड द हाइलर नोड, जाइलम नोड। और जो इसका सिंड्रोम है, इसके अंदर भी एक सिंड्रोम है, एस स्टैंड फॉर सिंड्रोम, अगेन अ सिंड्रोम, एंड दैट इज पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड। उसकी वजह से क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। पैराथायराइड हार्मोन प्राइमरी वो जब बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया। सो इन केस ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ग्रॉसली हमें क्या होगा? अगेन मैंने बात की कि एस स्टैंड्स फॉर स्मोकर, सेंट्रल एंड सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या था वो हम देख लिए, पीटीएच रिलेटेड है, ठीक है। अब ग्रॉसली अगर देखें तो अगेन ट्यूमर विल बी इन द सेंटर, इट इज अराउंड द हाइलर या पेरीहाइलर lymph nodes, it is firm, it is yellow। और अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपी देखें तो we are having the cells, we will have the cells जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं उनके दरमियान ब्रिजिंग होती है, इंटरसेलुलर ब्रिज, that is a complementary feature, इंटरसेलुलर ब्रिजेस। इसी की बिना पे डायग्नोज करते हैं आप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो इंटरसेलुलर ब्रिजेस होंगी, प्लस क्या होगा? केराटिन पल्स होंगे। एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, अब देयर इज नो एस, सो देयर विल बी नो एसोसिएशन विद द स्मोकिंग। ये किन में होगा? ये ज्यादातर नॉन स्मोकर में होगा, और नॉन स्मोकर मोस्टली फीमेल होती है, सो फीमेल के साथ एसोसिएशन। अच्छा, उसके अलावा लोकेशन सेंट्रल नहीं है, देयर इज नो सी, सेंट्रल लोकेशन नहीं है, बल्कि पेरिफेरल लोकेशन। इसके अलावा जो इसकी एसोसिएशन है दैट इज विद हाइपरट्रॉफी, सॉरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। the association is with hypertrophic osteoarthropathy, जिसमें क्लबिंग होती है। अभी हम देखते हैं कि ग्रॉसली अभी हमने बात की कि देयर इज नो एस, सो देयर इज नो एसोसिएशन विद द स्मोकर। नॉन स्मोकर में ज्यादा हो रहा है डिनो, फीमेल में ज्यादा हो रहा है बिकॉज देयर इज नो एस। और दूसरा इसकी सेंट्रल लोकेशन नहीं होगी बल्कि पेरिफेरल होगी, ठीक है। जैसे हम ग्रॉसली ये देख रहे हैं, दे आर पेरिफेरली लोकेटेड, pale tan to gray appearance they have। माइक्रोस्कोपिकली इसकी ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं। एडिनोकार्सिनोमा में क्या होता है? ग्लैंड लाइक फॉर्मेशन होती है, दैट इज व्हाई वी नेम इट एज एडिनोकार्सिनोमा। सो ग्लैंड लाइक फीचर्स होंगे, इसके अलावा मिक्स पैटर्न भी होगा, मुख्तलिफ पैटर्न्स का मिक्सचर भी होगा, और जो डोमिनेंट होगा उसके नाम पे हम इसका नाम रखेंगे। एडिनोकार्सिनोमा हमने पहले बात कर ली, इट इज अ ट्यूमर। इसकी क्या है? ये ग्लैंडुलर अपीयरेंस रखता है, ग्लैंड लाइक अपीयरेंस रखता है, ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन है। फिर हमने बात कर ली इसकी, अब फिर हमने बात की इसकी पैटर्न पे। पैटर्न एक एसिनार जिसके अंदर सिर्फ एसिनाई हो, इसके अंदर सिर्फ ये एसिनाई हो। दूसरा पेपिलरी, तीसरा म्यूसिनस, एंड चौथा ट्यूबुलस।
ट्यूबुलस, ठीक है। तो कौन कौन से हैं पैटर्न्स? एक एसिनार है जिसके अंदर बिल्कुल ग्लैंड फॉर्मेशन है, एसिनार। फिर पेपिलरी है, म्यूसिनस है एंड ट्यूब्यूल्स है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर्स। एसिनर, पेपिलरी, म्यूसिनस एंड ट्यूब्यूल्स। ये आप देख रहे हैं, देयर इज अ ट्यूमर एंड दिस इज फॉर्मिंग द एसिनाई। ये देख रहे हैं एसिनाई, ठीक है। और ये ग्लैंड लाइक ट्यूमर है, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा। नाउ हियर इट हैज पेपिलरी प्रोजेक्शन, पेपिलरी प्रोजेक्शन। फिर मैंने कहा था कि इसके लंग कैंसर में स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होती है। जैसे एडिनोकार्सिनोमा में देख लें, पहले क्या होगा? पहले होगा एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जिसको हम डिस्प्लेजिया बोल देते हैं, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। अब इसकी टर्म यूज हो रही है एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, लंग से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? एटिपिकली हाइपरप्लेजिया होगा, जो सेल वॉल है वो थिक हो जाएगी। फिर क्या होगा? उसके अंदर म्यूटेशन होगी, इसकी वजह से एडिनोमेटस कार्सिनोमा इन सिटू हो जाएगा। और जब वो प्रॉब्लम क्रॉस करेगी बेसमेंट ब्रेन, तो फिर वो वाइड स्प्रेड वो ट्यूमर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या होगा? स्टार्ट में एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया होगा, एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यानी पहले वो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया था, छोटा सा एरिया। फिर क्या हुआ? फिर वो बड़ा एरिया। फिर क्या हुआ? म्यूटेशंस आई एंड दैट बिकम्स एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। और फिर ये ट्यूमर बाहर निकला, इधर उधर गया, तो देन इट विल बिकम एडिनोकार्सिनोमा। ये दिस इज अ स्टेप वाइज प्रोग्रेशन। एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिकली एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ विद एटीपीएम, एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन। एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, पहले होगा हाइपरप्लेजिया यानी एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन होगी, साथ में एटीपिया होगा। उसके बाद क्या होगा? इन सिटू, ठीक है, इन सिटू एडिनोमेटस या एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू इसको बोलते हैं। यानी कि ट्यूमर प्रोग्रेस होगा लेकिन वो इन सिटू होगा, वो उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। जब वो एक दफा क्रॉस कर गया तो फिर नाउ दिस इज नोन एज कार्सिनोमा, फिर इसे हम कार्सिनोमा बोलेंगे। अब या तो ये माइक्रो इन्वेजिव कार्सिनोमा है या फिर पूरा पूरा इन्वेजिव कार्सिनोमा। माइक्रो इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा कब कहते हैं? जब द ट्यूमर साइज इज लेस देन 3 सेंटीमीटर एंड इट्स डेप्थ इज लेस देन 5 मिलीमीटर, तब हम बोलते हैं कि ये मिनिमली इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। अगर आप देखें तो ट्यूमर की जो इन्वेजन है दैट विल बी लेस देन 3 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है दैट इज लेस देन 5 मिलीमीटर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होना होता है? इन्वेजन होनी होती है, फुल फ्लेज इन्वेजन, एंड दैट इज इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा। यानी किसी भी साइज का ट्यूमर होगा और वो इन्वेड कर जाएगा। देन देयर इज लार्ज सेल कार्सिनोमा। ट्यूमर साइज या द साइज ऑफ द सेल, ट्यूमर सेल विल बी लार्ज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर कोई फीचर ना, इसमें एडिनोकार्सिनोमा वाले ग्लैंड लाइक फीचर होंगे, ना इसमें स्क्वेमस सेल वाले कोई स्केम्स यानी इंटरसेलुलर ब्रिजेस या केराटिन पल्स वो नहीं होंगे, और ना इसके स्मॉल सेल वाले फीचर होंगे। स्मॉल सेल नहीं होते बल्कि इसमें लार्ज सेल होते हैं। तो इट हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। अब देयर इज नो एस, सो दे इट इज आल्सो इन, लेकिन देयर इज नो एस बट इट हैज स्मोकिंग कोरिलेशन, दैट्स व्हाई इट इज मोर कॉमन इन मेल। स्मोकर में होता है, मेल में होता है, और सेंट्रल या पेरिफेरल कोई भी रोल हो सकता है, सेंट्रल या पेरिफेरल कोई भी हो सकता है। ग्रॉसली अगर हम देखें तो अगेन हियर इट इज अ ट्यूमर दैट इज स्प्रेडिंग विद इन द वॉल, लोबुलेटेड है और इसके अंदर नेक्रोसिस या हेमरेजिक है, ठीक है। इसी तरह अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें देन अगेन इट इज अ लार्ज ट्यूमर हैविंग वैक्यूलर अपीयरेंस और इसके अंदर बहुत ज्यादा नेक्रोसिस एंड हेमरेज है। The next tumor is carcinoid tumor and it is a tumor of
इट इज अ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, जैसे मैंने पहले बात की थी, इट इज अ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जिसको हमने टिपिकल और एटिपिकल में डिवाइड किया हुआ है। इसकी भी स्मोकिंग के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, सेंट्रल या पेरिफेरल लोकेशन हो सकती है, पहले मैंने बता दिया, और इट हैज एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। ये सारी बातें हमने पहले की। दिस इज द कार्सिनॉइड ट्यूमर, ये आप देख रहे हैं। इट हैज रेगुलर राउंड न्यूक्लियाई एंड इट हैज साल्ट एंड पेपर लाइक क्रोमेटिन। ये इसकी खास फॉर्म होती है, खास इसकी पहचान होती है। बाकी ये न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है। Clinically, how the patient with lung cancer will present, most commonly he will present with hemoptysis. सबसे common जो है, it will present with hemoptysis. सबसे common जो feature वो ये होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा दूसरे जो फीचर्स हैं ट्यूमर वाले वो हो सकते हैं। हो सकता है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है, ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर हो, ठीक है, सांस में लेने में दुश्वारी हो रही हो वगैरह वगैरह। और क्या हो सकता है? वीजिंग वगैरह, और जो जो ट्यूमर के फीचर होते हैं जैसे वेट लॉस होना, भूखना लगना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज विद हेमोप्टिसिस। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो आप चेस्ट एक्सरे करवाते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा? कॉइन लीजन्स मिलेंगी, ठीक है। एक शेडो मिलता है एक्सरे के ऊपर जो हमें बता रहा होता है कि देयर इज सम सॉलिड ग्रोथ ओवर देयर, ठीक है। उसके बाद आगे फिर आपने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता है, बायोप्सी करवाते हैं, बायोप्सी पे उसके फीचर यानी हिस्टोपैथोलॉजी होती है और उसके फीचर डिफाइन हो जाते हैं कि ये कौन सा ट्यूमर है। ये आप देख रहे हैं ऑन द एक्सरे देयर इज अ कैविटरी लीजन, ये आप देख रहे हैं जिसको हम कॉइन लाइक लीजन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या करवा सकते हैं हम? ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं, एफएनए करवा सकते हैं, या सीटी स्कैन करवा सकते हैं। दे विल ऑल हेल्प इन रीचिंग टू द डायग्नोसिस। मेटास्टेसिस की अगर बात करें तो लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसाइज करता है टू द बोन्स, सबसे कॉमनली, ठीक है। सबसे कॉमनली ये बोन्स को मेटास्टेसाइज करता है, और एरिया को भी कर सकता है, जैसे एड्रिनल्स को करता है, ब्रेन को, लिवर को, मुख्तलिफ एरियाज वगैरह। लेकिन दी मोस्ट कॉमन जो याद रखने वाली बात है वो है बोन्स। बोन्स को सबसे ज्यादा ये मेटास्टेसाइज करता है। और लंग के अंदर कौन सा ट्यूमर है जो लंग को इन्वॉल्व करता है? वो है प्रोस्टेट। लंग सबसे ज्यादा किसको मेटास्टेसाइज करता है? लंग वाला अगर ट्यूमर हो तो वो खुद किसको इन्वॉल्व करेगा? वो बोन्स को करेगा। और वो कौन सा ट्यूमर है जो सबसे ज्यादा लंग्स को इन्वॉल्व करता है? दैट इज प्रोस्टेट, वो प्रोस्टेट है। उसके अलावा कोलोन है, सर्विक्स है, ब्रेस्ट का ट्यूमर है, ये याद रखना है, लेकिन दी मोस्ट कॉमन इज प्रोस्टेट। So there are certain complications. There is a mnemonic known with the name of Saphir, ठीक है। ये निमोनिक है आपकी याद करने के लिए, सफियर, ठीक है। ये इस तरह से आपने याद रखना है। S stands for superior vena cava syndrome, P for Pancoast tumor, H for Horner syndrome, E for pleural effusion, R for recurrent laryngeal symptoms यानी hoarseness of voice जिसमें आती है, and E for endocrine यानी वही paraneoplastic syndrome जो मैं पहले बता चुका हूँ। So this is mnemonic is for your easiness कि आप easily remember रखें, easily remember हो जाए आपको कि severe, S for superior vena cava syndrome, P for Pancoast tumor, H for Horner syndrome, E for effusion, R for recurrence of laryngeal symptoms, and E for endocrine यानी कि paraneoplastic syndrome. So this was all about restrictive lung disease and carcinoma of the lung. Thank you very much. जी मैम, आउट कैसे करना मशहूर जी मैम। मैं